तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने एक चीज देखा अपने पूरे सेशन में कि जो समाकलन के क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड एग्जाम सेशन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नंबर्स के साथ पूछे जाते हैं। चलिए आज हम उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि हमारे पास दिए हुए हैं। एक एक कर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास आज पहला क्वेश्चन दे रखा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx। तो आज जो क्वेश्चंस पे मैं बात करने वाला हूँ वो सभी क्वेश्चन प्रगुण से रिलेटेड रहेंगे और मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा जो 8 नंबर में यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस पे आज बात की जाए, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने दे रखा है जो कि कुछ ये दिया हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे कैसे चीजों को सीखेंगे। और मैं आपको इस क्वेश्चन को कराते कराते बीच बीच में जो भी इस क्वेश्चन में प्रगुण यूज होने वाले हैं उन प्रगुण के बारे में भी बताता चलूंगा। तो भाई जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा 0 से a, तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्रगुण पढ़ के रखा है, उसको देख लेते हैं सबसे पहले कि जो हमारे पास प्रगुण होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप बोर्ड एग्जाम में बोर्ड सेशन में आप ये क्वेश्चन करिएगा तो जो प्रगुण आप क्वेश्चन में इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उस प्रगुण को क्वेश्चन करते वक्त हल में मेंशन जरूर करिएगा, इससे आपकी मार्किंग अच्छी हो जाती है। चलिए, तो प्रगुण जो हमारे पास दे रखा है ये दिया हुआ है 0 से a fx dx, और ये प्रगुण जब यूज होता है तो इसको हो जाता है 0 से a। जो आपकी लिमिट दे रखी है इस पर कोई चेंज नहीं होता, बट जो आपका फंक्शन दे रखा है ये चेंज हो जाता है। यानी फंक्शन में जो आपके पास वेरिएबल दे रखा है यानी कि x, वो लिमिट से माइनस हो जाता है, यानी कि जो x था वो चेंज हो जाएगा a माइनस एक्स से, और साथ में क्या दिया हुआ था dx। बस यही प्रगुण अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए भाई, जो हमारे पास, मैंने इसको कैसे पहचानेंगे, सबसे पहली सबसे जरूरी चीज है, सर प्रगुण तो हमारे पास बहुत सारे हैं, कैसे पहचानेंगे कि क्या कौन सा प्रगुण दे रखा है। तो उसके लिए भाई साहब आपको स्टार्टिंग देखनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर देखा क्या दिया हुआ है 0 से a, यहाँ पर भी दिया रखा है 0 से a। 0 से a या 0 से कुछ कुछ की जगह π/2 π/4 π2a 3a 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग एल्स आपका 0 से a करके कोई लिमिट दे रखी है तो वहां पर यही प्रगुण अप्लाई होने वाला है। क्लियर रहेगा। इसको एनसीईआरटी में प्रगुण नंबर 4 बोलते हैं और कई अन्य किताबों में प्रगुण नंबर 4 बोलते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप प्रगुण नंबर ना मेंशन करके सीधे प्रगुण ही मेंशन कर दीजिए कि इस प्रगुण को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 0 से a fx dx, जो कि आगे चलकर सोल्यूशन में क्या हो जाएगा 0 से a f a माइनस एक्स, यानी जो x था वो बदल जाएगा a माइनस एक्स से। x क्या है, a क्या है, लिमिट है, तो लिमिट जो भी लिमिट वहां पर दे रखी होगी वो माइनस एक्स dx हो जाएगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास दे रखा है, जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा होगा उसको मान लेंगे समीकरण 1। इस चीज को बेहद अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, इसके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो आपको बिल्कुल ठीक ऐसे ही होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो आप कुल मिला के जो सबसे पहले दिया होगा i बराबर, उसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 में प्रगुण अप्लाई करेंगे, तो प्रगुण अप्लाई करेंगे तो i पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, i जैसे था वैसे ही रहेगा। लिमिट पे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लिमिट जैसे थी वैसे ही रहेगी। जो x है, जहां पर x है फंक्शन में, वो बदल जाएगा, वो बदल जाएगा a माइनस एक्स से, यानी जहां जहां पर x दे रखा है वहां वहां पर क्या हो जाएगा a माइनस एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स जो अंडर रूट एक्स है ये अंडर रूट a माइनस एक्स हो जाएगा बटे में, यहाँ भी अंडर रूट एक्स की जगह पे अंडर रूट a माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस में ये x जो यहाँ पर दे रखा है इस x की जगह पे क्या हो जाएगा a माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा, बाहर माइनस लगा हुआ है तो हम ब्रैकेट यूज कर लेंगे क्योंकि माइनस की वजह से चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस x को मैंने चेंज कर लिया a माइनस एक्स से। क्लियर रहेगा। अब जो कैलकुलेशन मिलेगी प्रगुण अप्लाई करने के बाद, जो कैलकुलेशन मिलेगी उस कैलकुलेशन को आप करेंगे और उसके बाद में जो आपके पास समीकरण आएगी उसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। क्लियर रहेगा। अब भाई मैंने अंश में देखा तो अंश में अंडर रूट a माइनस एक्स दे रखा है, तो इसमें तो कोई बदलाव होने वाला नहीं है, तो ये जैसे का तैसा ही लिखा जाएगा। भाई ये तो अंडर रूट a माइनस एक्स है, ये अंडर रूट a माइनस एक्स ही रहेगा। नीचे हमारे पास यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होने वाला है, ये a माइनस एक्स ही होगा। प्लस
लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखी जाए तो ब्रैकेट के आगे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस क्या करेगा, ब्रैकेट के सभी चिन्हों को बदल देगा, यानी कि ये माइनस हो जाएगा अंडर रूट ये a एज इट इज माइनस ये बदल जाएगा a माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा और साथ में क्या दिया हुआ था dx। तो i बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 से a इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस a प्लस एक्स आ जाएगा। अब जब मैंने नीचे हर में देखा तो यहाँ पर एक a माइनस में और एक प्लस में दे रखा है, तो a से a कट जाएगा, यानी बचेगा क्या अंडर रूट एक्स। जो बचेगा उसको लिखेंगे और कैलकुलेशन खत्म होने के बाद उसको क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, यानी ये आ जाएगा i बराबर 0 से a, ये हो जाएगा अंडर रूट a माइनस एक्स और बटे में यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट a माइनस एक्स और प्लस में आ जाएगा अंडर रूट एक्स, ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। इसको मैंने माना समीकरण 2। सर यहीं पे कैसे मान लिया, मैंने देखा सर बेटा ऊपर a माइनस एक्स का कोई कैलकुलेशन नहीं, a माइनस एक्स में भी कोई कैलकुलेशन नहीं, रूट एक्स में भी कोई कैलकुलेशन नहीं, यानी कि अब इसके बाद तो कोई कैलकुलेशन होना नहीं, यानी जितना सिंप्लीफिकेशन हो जाना चाहिए था वो सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, तो इसको क्या मानेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। क्लियर रहेगा। अब हमारे पास एक समीकरण ये मिल गई और एक समीकरण ये मिल गई। जैसे ही आपको इस क्वेश्चन में 2 समीकरण मिलेंगी, हम दोनों समीकरणों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, यानी लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। लगभग क्वेश्चन जितने भी इससे रिलेटेड हैं सब में आपको यही काम करना है, क्या समीकरण 1 बनानी है जो दे रखा होगा, फिर प्रगुण अप्लाई करने के बाद समीकरण 2 बना लेंगे और दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे। भाई दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, जब समीकरण में समीकरण जोड़ी जाती है तो LHS में जुड़ जाता है और RHS में जुड़ जाता है, यानी LHS में यहाँ I दे रखा है और समीकरण 2 में भी LHS में I दे रखा है, यानी I में I को जोड़ेंगे तो ये भैया I प्लस I हो जाएगा और इस साइड में 0 से a, जो पहले समीकरण में RHS में दे रखा है उसको लिख लेंगे अंडर रूट एक्स अपॉन में दे रखा है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx के साथ, और इसमें हम जोड़ क्या रहे हैं समीकरण 2 का RHS यानी ये फंक्शन, यानी कि इसमें आ जाएगा हमारे पास 0 से a अंडर रूट a माइनस एक्स और बटे में आ जाएगा आपके पास अंडर रूट a माइनस एक्स और साथ में प्लस में रूट एक्स और साथ में dx। क्लियर रहेगा। अब जब हम इस फंक्शन को ऐड करेंगे, इससे पहले LHS में i जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, और इस फंक्शन को इस फंक्शन में जोड़ेंगे तो भैया सीमा का मान तो जुड़ता नहीं, यदि लिमिट ऐड नहीं होती है, साथ में रिस्पेक्टिव टर्म भी ऐड नहीं होता है, तो ये जो लिमिट है ये चेंज नहीं होगी, ये तो एज इट इज हो जाएगी 0 से 1 और फंक्शन में फंक्शन जुड़ेगा, यानी कि अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स में क्या ऐड हो जाएगा अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ये पहले वाले फंक्शन में दूसरा वाला फंक्शन जुड़ जाएगा। रिस्पेक्टिव टर्म भी हमारे ऐड नहीं होते, जैसे लिमिट का मान ऐड नहीं होता है वैसे ही रिस्पेक्टिव टर्म भी ऐड नहीं होते, यानी ये कॉमन होके क्या लिख लिया जाएगा dx लिख लिया जाएगा। क्लियर रहेगा। अब ये दोनों फंक्शन एडिशन में आ गए, इसका मतलब हम इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए मैंने देखा 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, फ्रैक्शन जब ऐड किए जाते हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो इसका डिनोमिनेटर देखेंगे क्या सेम है, तो भैया मैंने यहाँ देखा डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स है प्लस में, यहाँ भी अंडर रूट एक्स है प्लस में, यहाँ भी प्लस में अंडर रूट a माइनस एक्स है, यहाँ भी प्लस में अंडर रूट a माइनस एक्स है, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम। और जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर आपस में क्या कर लिए जाते हैं जोड़ लिए जाते हैं, यानी ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a और इन दोनों का अंश आपस में जुड़ेगा यानी x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स हो जाएगा और अपॉन में क्या जाएगा सेम वैसे ही अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स। क्लियर रहेगा। अब भैया एक चीज देखो, दोनों का अंश और हर क्या है समान है, दोनों का अंश और हर क्या है समान है, इसका मतलब अंश से हर क्या कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जब कैंसिल होंगे तो बचेगा क्या एक। जब अंश और हर में दोनों चीजें समान होती हैं और दोनों चीजें कट जाती हैं तो भैया आंसर में क्या बचता है एक बचता है, यानी 2i बराबर आ गया 0 से a और साथ में आ गया 1 dx। और जब किसी कांस्टेंट 1 को जिस चीज के भी रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं समाकलन करते हैं तो हमारे पास वही वेरिएबल आ जाता है, यानी एक को x के रिस्पेक्ट में जब हम समाकलन करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक ऐसे ही एक को हम y के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो y आ जाएगा। तो यहाँ पर एक को जब x के रिस्पेक्ट में अवकलन के समाकलन किया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास x और जो लिमिट हमारे पास दे रखी है वो दे रखी है 0 से 1।
क्लियर रहेगा भैया। लिमिट में होते हैं ना, लिमिट होते हैं एक्चुअलिटी में एक्स के मान, यानी कि एक एक करके दोनों लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले लिमिट अप्लाई करेंगे अपर लिमिट, फिर बाद में अप्लाई करेंगे लोअर लिमिट, यानी पहले ए की वैल्यू रखेंगे और फिर जीरो की वैल्यू। मैंने कहा जो लिमिट होती है, जो सीमाएं होती हैं, वो भैया दिए गए वेरिएबल के मान होते हैं। इसका मतलब एक बार एक्स की जगह ए रख लेंगे और एक बार एक्स की जगह जीरो रख लेंगे। फॉर्मूला लिमिट अप्लाई करने का ये होता है कि पहले आप अपर लिमिट अप्लाई करिए माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा। एलएचएस में भैया 2i दे रखा था, इसको एज इट इज लिख लेंगे 2i, और इस साइड में पहले ए रखेंगे, पहले ए रखेंगे एक्स की जगह, पहले ए रखेंगे तो ए आ जाएगा, फिर जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, और बीच में चिन्ह कौन सा लेते हैं, माइनस का। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई किया जाता है, तो भैया ए माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ए से जीरो घटाएंगे तो क्या बचने वाला है भैया, ए ही बचने वाला है। ये दो हमारा गुणे में निर्देश, तो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें आंसर चाहिए आई का, किसका चाहिए, आई का। तो इस दो को साइड पक्षांतर कर देंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे दो हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर लेंगे, एक बार पहले इसको समझ लेंगे, समझ जब आ जाएगा तो इसको क्या कहते हैं, अपनी कॉपी में आप क्वेश्चन नोट करिए और इसको ट्राई करिए, फिर चेक करिए क्या स्टेप्स हमारे बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, आई बराबर 0 से π/2 log sin x dx। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए, पिछले साल भी सेशन एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, और ये हर साल लगभग ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा एक चीज और, इसके दो क्वेश्चन हैं, एक आई बराबर 0 से π/2 log sin x dx है, या इसी जगह पे तो चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, आई बराबर 0 से π/2 log sin x dx। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम और सेशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी 2026 की बोर्ड एग्जाम परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी हैं, वो इस चीज को ध्यान देंगे कि आपके कक्षा 12 में सबसे ज्यादा समाकलन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यही बनेगा यूपी बोर्ड के लिए। आप यूपी बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड में है, ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्लियर रहेगा। तो चलिए बात करते हैं, हमारे पास दे रखा है आई बराबर 0 से π/2 log sin x dx। अच्छा एक चीज और, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट समाकलन करिए, दूसरा पूछ लिया जाता है कि इसी क्वेश्चन को हम लोग ये भी कह सकते हैं 0 से π/2 और साथ में ये आ जाए log cos x dx आ जाए, ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है, चाहे ये पूछा जाए चाहे ये पूछा जाए, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे होते हैं, डिट्टो क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं होता है, बस थोड़ा सा इसमें स्टेप्स ज्यादा हैं और इसमें स्टेप्स कम है, हालांकि होता बिल्कुल एक जैसा है। चलिए बात करते हैं, तो भाई हम sin x को करेंगे, आप log x को ट्राई कर लीजिएगा। अगर log x आपसे नहीं होता है तो बेशक मुझे बताइएगा कि सर log cos x का नहीं हो रहा है, तो उसको भी मैं करवा दूंगा, क्लियर रहेगा। तो हमारे पास दे रखा है log sin x dx, इसी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है बेटा, क्वेश्चन दे रखा है आई बराबर 0 से π/2 log sin x dx, और ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 1। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप लिमिट देखेंगे 0 से कुछ दे रखी है, तो आप वहां पर उसको समीकरण 1 मान लेंगे और प्रगुण नंबर 4 अप्लाई करेंगे। मैंने ये भी आपको बताया पहले क्वेश्चन में कि आप प्रगुण नंबर मत लिखिएगा, आप लिखिएगा प्रगुण, जो भी प्रगुण आप अप्लाई करने वाले हैं वो प्रगुण लिखिए, और प्रगुण हम लगाने वाले हैं 0 से a fx dx बराबर 0 से a, क्या हो जाता है, जो फंक्शन का x है वो लिमिट माइनस x से बदल जाता है, ये प्रगुण अप्लाई करेंगे। मैंने लिखा प्रगुण से, ठीक है, हम प्रगुण नंबर नहीं लिखेंगे, प्रगुण मेंशन करेंगे, ठीक है। तो प्रगुण जब हम लगाएंगे तो भैया जहां पे sin x है, इस x की जगह क्या हो जाएगा, π/2 माइनस x हो जाएगा, यानी i में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, i जैसा था वैसा ही रहेगा, लिमिट जैसी दे रखी है वैसी ही रहेगी π/2, और log sin x की जगह क्या हो जाएगा, sin π/2 माइनस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, π/2 माइनस x और साथ में dx, ये हो जाएगा। जैसे ही मैंने प्रगुण अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया sin π/2 माइनस x, यानी कि sin 90 माइनस थीटा, π/2 क्या होता है, 90 होता है, पाई 180, पाई को जब आधा करेंगे यानी π/2 तो क्या हो जाएगा 90, यानी ये हो गया sin 90 माइनस x।
90 माइनस एक्स मतलब 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो बेटा कॉस थीटा के बराबर होता है। क्या होता है? ये लिमिट एज इट इज रहेगी 0 से पाई बाई 2 लॉग, और ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा यानी कि कॉस एक्स डीएक्स हो जाएगा। इसको हम मानेंगे समीकरण 2। क्लियर रहेगा भाई? समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 जैसे ही मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ लेते हैं। तो यही चीज वहां भी करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। भैया समीकरण 1 व 2 को जब जोड़ेंगे तो आई और आई ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको जब एक समीकरण में दूसरी समीकरण जोड़ी जाती है तो एलएचएस में एलएचएस जुड़ जाता है और आरएचएस में आरएचएस जुड़ जाता है। यानी इस आई में आई जुड़ जाएगा तो भैया कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा, और यहां पर लिमिट जो दे रखी है वो 0 से पाई बाई 2। भैया लिमिट जुड़ती नहीं, केवल फंक्शन जुड़ जाता है, यानी log sin x में log cos x जुड़ जाएगा, log sin x में क्या जुड़ जाएगा? log cos x जुड़ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। क्लियर रहेगा? ये dx आ जाएगा। ठीक, तो भैया ये हमारे पास क्या आ गया? ये दूसरी समीकरण आ गई समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से। अब यहां पर हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखेंगे लॉग फंक्शन की। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? log sin x प्लस log cos x, और लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर लॉग के दो फंक्शन प्लस में दे रखे हैं तो फंक्शन का जो बेस होता है यानी आधार वो मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो log sin x प्लस log cos x है इसे मैं आगे चलकर log sin x इंटू cos x लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? log sin x इंटू cos x। तो भैया ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा ये आया कैसे? इसका फॉर्मूला अगर मैं मेंशन करूं तो फॉर्मूला होता है log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log mn। क्या होता है? log mn। यानी कि log m में log n अगर जोड़ना है तो वो क्या हो जाएगा? log m प्लस n हो जाएगा। क्लियर रहेगा? यानी कि जो हमारे पास log sin x प्लस log cos x है ये क्या हो जाएगा? 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, और log sin x log cos x को हम क्या ले सकते हैं? log sin x इंटू cos x, और साथ में क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। क्लियर रहेगा? अच्छा जैसे ही मैंने sin x इंटू cos x देखा तो हमारे दिमाग में ये आया कि सर अगर इंटू में 2 और आ जाए, इसके इंटू में 2 और आ जाए, 2 sin x cos x बन जाए तो सर फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का। किसका फॉर्मूला बन जाएगा? sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे? इसके मल्टीप्लाई में 2 कर लेंगे। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सर 2 से डिवाइड भी कर लेंगे। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड कर दो। एक चीज तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज log 2 जोड़ सकते हैं और log 2 घटा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। क्या? log 2 को ऐड कर ले, log 2 को सब्ट्रैक्ट कर ले, ये भी काम कर सकते हैं। तो भाई साहब हम क्या करें? 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। लिखेंगे समीकरण में 2 से गुणा 2 से गुणा व भाग करने पर। भैया समीकरण में 2 से गुणा व 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2i बराबर, अच्छा एलएचएस में कर रहे हैं एक चीज, समीकरण के एलएचएस में लिख लो ज्यादा बेहतर रहेगा कि आरएचएस में 2 से गुणा व 2 से भाग करने पर तो ये आ जाएगा 2i बराबर, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और log sin x cos x में क्या हो जाएगा? log sin x इंटू cos x में 2 से गुणा हो जाएगा और 2 से भाग हो जाएगा। ये काम मैंने किया। क्या किया? sin x cos x में 2 से गुणा और 2 से भाग कर लिया। तो भैया जैसे ही 2 से ऊपर गुणा किया तो 2 sin x cos x ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का, और नीचे ये जो 2 है ना इसको हम तोड़ लेंगे log की एक अनदर प्रॉपर्टी जो कि भाग की होती है, और उसमें ये बताया जाता है कि यदि कहीं पर अगर log m माइनस log n दिया हुआ है तो उसे हम log m बटे n लिख सकते हैं। तो इस लाइन में मैंने ये वाली ऊपर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की थी। अब नीचे वाले यहां पर हम क्या करेंगे? दूसरी वाली log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ये देखो क्या हो जाएगा? ये 2i तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है, 2i एज इट इज रहेगा। ये 0 से पाई बाई 2 एज इट इज रहेगा, और ऊपर हमारे पास बन जाएगा log sin 2x, ये हो जाएगा log, ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x cos x। किसका फॉर्मूला होता है भैया? sin 2x का, तो ये sin 2x हो जाएगा, और बटे में कितना दे रखा है? 2, तो 2 एज इट इज। ठीक, अब यहां पर हम ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे।
कि अगर कोई बटे की चीज होगी तो वो किस पे हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन में, यानी कि log sin 2x अलग हो जाएगा और माइनस में log 2 अलग हो जाएगा, यानी ये हो गया 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, यहां से log sin 2x अलग हो जाएगा और माइनस में log 2 dx अलग हो जाएगा, यानी कि अब हमारे पास टोटल कितने फंक्शन आ गए, दो फंक्शन आ गए, एक log sin 2x हो गया और एक log 2 हो गया। अच्छा एक चीज log sin 2x जो है ये कुछ log sin x जैसा दिख रहा होगा, ऐसा ही है log sin x log 2 sin x, यानी कि भैया यहाँ पर फंक्शन 2 टाइम्स हो गया बस और कुछ नहीं हुआ, तो ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो इसको अलग कर लेंगे और log 2 आपको कांस्टेंट दिख रहा होगा तो उसको अलग कर लेंगे, यानी कि यहां से दोनों फंक्शन को अलग अलग लिखेंगे और अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग समाकलन करेंगे, वहां से क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाएगा। क्लियर? तो अब भैया क्या हो गया हमारे पास, देखो ये जो हमारे पास स्टेप्स थे, तो 2i तो एज इट इज रहेगा, 2i तो एज इट इज रहेगा, पहले वाले फंक्शन को हम अलग तोड़ेंगे, यानी 0 से पाई बाई 2 को अलग करेंगे log sin 2x के साथ, तो ये हो जाएगा log sin 2x dx और माइनस में फिर से एक बार अगली बार अगला फंक्शन ब्रेक होगा log 2 dx के साथ। क्लियर रहेगा भैया? ये हो गया log sin 2x dx और वो हो गया log 2, क्या हो गया log 2। अच्छा यहां पर हम मानेंगे अब इस वाले फंक्शन का अलग समाकलन हो जाएगा और इसका अलग समाकलन होगा, तो भैया ये वाला जो फंक्शन दे रखा है ना इसको हम लोग मान लेंगे i, क्या मान लेंगे i, और जो ये पीछे वाला फंक्शन दे रखा है ना इसको हम मान लेंगे i2, क्या मान लेंगे i1 और इसको मान लेंगे i2। क्लियर रहेगा? तो यहाँ से दो समीकरणें मिलेंगी और ये जो ओवरऑल समीकरण दे रखी है ये वाली, इसको पूरे को मैंने i1 मान लिया है, तो ये हो जाएगा 2i बराबर इस पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा i1 हो गया और इस पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा i2, यानी ये माइनस का i2 हो जाएगा, इसको हम मानेंगे समीकरण 3, क्या मानेंगे समीकरण 3, और यहां से एक एक करके दोनों फंक्शन का अलग अलग समाकलन करेंगे जिससे हमें एक i1 का मान मिल जाएगा और एक i2 का मान मिल जाएगा। जैसे ही i1 का मान मिलेगा उसे लाकर समीकरण 3 में रखेंगे और जो i2 का मान मिलेगा उसे लाकर समीकरण 2 में रखेंगे। क्लियर रहेगा? तो सबसे पहले हम ले लेंगे i2, सबसे पहले क्या लेंगे i2 हमारे पास क्या दे रखा है इसको देखना ध्यान से, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे i2 ले लेंगे यहां से, और i2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दे रखा है 0 से पाई बाई 2 log sin 2x और साथ में क्या दे रखा है dx, क्या दे रखा है dx। क्लियर रहेगा? अब इसका समाकलन करेंगे अलग और i1 का मान निकालेंगे, फिर i1 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है? अच्छा जब मैंने देखा 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx दे रखा है तो मैंने एक चीज चेंज देखी समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 में log sin x था, यहाँ पे log sin 2x है, तो इस 2x को हम एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे मानेंगे, क्या करेंगे मानेंगे, माना भैया जो sin 2x है ना उस 2x को हम मान लेते हैं t। क्यों t मान रहे हैं सर? जैसे ही इसको t मानेंगे तो इस पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रगुण 1 लग जाएगा और प्रगुण 1 से इसका मान और इस फंक्शन का मान, दोनों फंक्शन के मान क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, यानी i1 का मान किसके बराबर हो जाएगा i के बराबर हो जाएगा। उसके लिए कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को करेंगे तो पहले इस वेरिएबल को हम बना लेंगे t, 2x को जैसे ही t मानेंगे तो हमारा भैया जो रिस्पेक्टिव टर्म है वो भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये x के लिए dx दिया हुआ है और इसको जब t मानेंगे तो इसके लिए dt होना चाहिए, साथ ही साथ इस x के लिए ये सीमाएं दे रखी 0 और पाई बाई 2, जब t मानेंगे तो t के लिए हमें सीमा लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर दो अलग अलग सीमाएं बन के आएंगी। पहले इसको करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या माना, इस 2x को हमने क्या मान लिया t मान लिया, क्या मान लिया t मान लिया, तो 2x बराबर जैसे ही t मानेंगे दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे। भैया 2x का अवकलन करोगे तो हो जाएगा 2 और t का अवकलन करोगे तो हो जाएगा dt बाई dx। क्लियर रहेगा? यहां से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा dt बाई 2, इस 2 को इस साइड पक्षांतर कर लेंगे और dx को उस साइड पक्षांतर कर लेंगे तो dx बटे से उधर चला जाएगा गुणे में, और 2 जो गुणे में था उससे आ जाएगा बटे में, यानी dx बराबर क्या हो गया dt बाई 2, और इसको मानेंगे समीकरण a और इसको मानेंगे समीकरण b, क्योंकि भैया ऊपर हम 1 2 3 मान चुके हैं तो यहाँ पर हम a और b मान लेंगे। क्लियर रहेगा? अच्छा साथ ही साथ जैसे मैंने a और b माना इसके साथ ही साथ सीमा का मान भी बदल लेंगे, यानी जो लिमिट हमारे x के लिए दे रखी है उसे हम t के लिए बनाएंगे। भैया x के लिए 0 दे रखा है, क्या दे रखा है x के लिए 0, तो जब 2x बराबर t है इसमें x का मान 0 रखेंगे और t का मान निकालेंगे तो t का मान भी क्या आ जाएगा
जीरो आ जाएगा। यानी जहां x बराबर जीरो था वहां t बराबर भी क्या होगा, जीरो। दूसरी चीज x बराबर क्या है, पाई बाई टू। तो भैया 2x जो हमने माना है 2x बराबर t में, इसमें x की जगह हम पाई बाई टू रखेंगे, पाई बाई टू रखेंगे तो t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर यहां से पाई आ जाएगा। यानी एक t का मान क्या आ गया, जीरो, और एक t का मान आ गया पाई। यानी जब फंक्शन हमारा ये i1 जो है ये बदलेगा t के पदों में, तो 2x की जगह क्या हो जाएगा t, dx की क्या जाएगा dt बाई टू। इस जीरो की जगह तो जीरो ही आएगा क्योंकि x बराबर जीरो पे t बराबर जीरो है। लेकिन जो पाई बाई टू है, x बराबर पाई बाई टू पे t का मान पाई आया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन जो बदलेगा ये बदलेगा i1 बराबर जीरो की जगह जीरो ही रहने वाला है, पाई बाई टू की जगह क्या बदल जाएगा, पाई हो जाएगा। और log साइन 2x की जगह, log साइन 2x में 2x की जगह क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और भैया dx की जगह क्या होने वाला है, dt बाई टू, क्या होने वाला है, dt बाई टू। अब कांस्टेंट का तो समाकलन होता नहीं, तो 2 को हम बाहर कर देंगे, 2 को बाहर कर देंगे तो ये i1 बराबर आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0 से पाई log साइन t dt, और साथ में dt क्लियर रहेगा। सर ये तो आपने फंक्शन तो एक जैसा हो गया, लेकिन लिमिट का मान बदल गया। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एक प्रगुण अप्लाई करेंगे। प्रगुण हमारे पास दिया हुआ है, प्रगुण भैया हमारे पास दे रखा है। प्रगुण हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक प्रगुण हमने पढ़ा है कि जैसे हमारे पास जब प्रॉपर्टी हमारे पास, जब लिमिट हमारे पास जैसे पाई दे रखी है या 2a दे रखी है, तो लिमिट को आधा कर लेते हैं और फंक्शन के मल्टीपल में क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो हम लिखेंगे प्रगुण, जो प्रगुण अप्लाई करने वाला हूं ये कुछ ऐसे, प्रगुण 0 से 2a fx dx कहीं पर दिया हो, fx dx, अच्छा t के लिए लगा रहे हैं तो t ही लगा लो, ज्यादा बेहतर रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ft dt कहीं पर दिया हुआ है तो ये 2 इंटू 0 से a ft dt में टूट जाता है। यानी कि अगर कहीं लिमिट आपके पास 2a दे रखी तो अपने यूज के लिए समाकलन के क्वेश्चन में लिमिट को आधा किया जा सकता है। क्या होगा, फंक्शन के मल्टीपल में 2 आ जाएगा, इतना सा हो जाएगा। क्या चेंज होगा कि जो लिमिट है वो आधी हो जाएगी और फंक्शन के मल्टीपल में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है ये बदल जाएगा। क्या बदलेगा भैया, i1 तो i1 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, 1/2 रहेगा। लेकिन फंक्शन के गुणे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जो लिमिट दे रखी है 0 से पाई वो बदल जाएगी 0 से पाई बटे 2 में, और बाकी सब कुछ एज इट इज रहने वाला है log sin t और साथ में dt। भैया जैसे ही लिमिट अप्लाई की तो मैंने एक चीज देखा, ये 2 गुणे में, ये 2 बटे में, तो 2 से 2 कट जाएगा। यानी i1 बराबर हमारे पास क्या बचेगा, समझना, i1 बराबर हमारे पास क्या बचा, i1 बराबर हमारे पास आ गया 0 से पाई बाई 2 और साथ में आ गया log sin t और साथ में क्या आ गया, dt। क्लियर रहेगा। तो भैया जैसे ही हमने देखा log sin t dt आया है, क्या आया है, log sin t dt, तो ये हमें कुछ दिखा समीकरण 1 जैसा। कैसा दिखा, समीकरण 1 जैसा, क्योंकि समीकरण 1 में भी 0 से पाई बाई 2, वहां भी समीकरण 0 से पाई बाई 2, यहाँ log sin dx, वहां पे log sin dt। क्लियर रहेगा। यानी केवल बदलाव क्या है, वेरिएबल का। और हमने ये पढ़ा है, प्रगुण नंबर 1 में ये पढ़ा है कि कहीं भी 0 से a fx, 0 से a हो या a से b हो, कुछ भी लिमिट दे रखी हो a से b और फंक्शन दे रखा हो fx dx, और इसमें लिमिट का मान ना बदला जाए और फंक्शन का वेरिएबल बदल दिया जाए, तो फंक्शन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये जो फंक्शन दे रखा है यहाँ पे log sin t dt और यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है log sin x dx, इन दोनों के मान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसका मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, i के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, i के बराबर। यानी जो हमारे पास ये 0 से पाई बाई 2 log sin t dt दिया हुआ है, ये बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log sin x dx के, और इसका मान किसके बराबर है, i के। यानी ये यहां पर लाकर रखेंगे यहाँ पर, तो i1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, i के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, i के। और इसको हम मानेंगे समीकरण 4। क्या मानेंगे, समीकरण 4 मानेंगे। ये मान ले जाकर कहां रखेंगे, समीकरण 3 में। अच्छा ये मान निकला i1 का, अभी हमें किसका मान चाहिए, i2 का। तो हम क्या करेंगे, i2 का मान निकालेंगे। अब i2 का मान निकालेंगे, सर i2 क्या है, i2 भी हमारे पास क्या दे रखा है, i2 देखो, i2 हमारे पास दिया हुआ है
I2 हमारे पास दे रखा है, I2 का मान दिया हुआ है हमारे पास 0 से π/2 और साथ में दे रखा है log 2 और साथ में dx। अब जो log 2 है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो log 2 का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो log 2 को हम क्या करेंगे बाहर, log 2 का जब बाहर करेंगे तो बचेगा क्या 1, और log 2 को जब मैंने बाहर किया तो I2 बराबर आ गया, log 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से log 2 बाहर हो गया इंटीग्रेशन में 0 से π/2, तो यहां से जब ये पूरा बाहर ले लेंगे कॉमन तो बचेगा क्या 1 dx बचेगा, और एक को x के रिस्पेक्ट में अभी मैंने आपको बताया समाकलन करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में जिस चर राशि के रिस्पेक्ट में एक का समाकलन किया जाता है वही संख्या हमारे पास आ जाता है, यानी ये हो जाएगा I2 बराबर log 2 और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा x, जिसपे सीमा क्या लगी है 0 से π/2। भैया वही π/2 फिर से एक बार अप्लाई करेंगे x की जगह और 0 अप्लाई करेंगे, फिर π/2 से 0 घटाएंगे तो एक्चुअलिटी में क्या बचेगा π/2 बचेगा, यानी I2 का मान हमारे पास क्या आ गया, I2 का मान आ गया हमारे पास π/2 और साथ में log 2। ये हमारे पास हो गया समीकरण 5। मैंने सबसे पहले क्या किया, I1 का मान निकाला और फिर क्या किया I2 का मान निकाल लिया। जो I1 और I2 का जो मान निकाला है ये मान कहां रखेंगे, समीकरण 3 में, और हमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3 में 4 व 5 से I1 व I2 का मान रखने पर, भैया जब मान रखेंगे तो 2i है वहां पर, यहां पर क्या है 2i, I1 का मान क्या आया है i, तो I1 की जगह हम क्या रख लेंगे i रख लेंगे, और I2 जो माइनस में है उसका मान आ जाएगा -π/2 log। क्लियर रहेगा। अब देखो यहाँ 2i दे रखा है, यहाँ i दे रखा है, तो इस i को इधर पक्षांतर कर लो, इस i को इधर पक्षांतर कर ले तो ये i प्लस से इधर आएगा माइनस में, यानी 2i बराबर हो जाएगा -i इज इक्वल टू -π/2 log 2। क्लियर रहेगा। ये भैया 2i से एक i घटाएंगे तो बचेगा i, और i बराबर क्या आ जाएगा -π/2 log 2, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर रहेगा। यस, तो ये हमारे पास दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जाता है, लास्ट सेक्शन क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में से कोई एक क्वेश्चन आपको आने वाली बोर्ड परीक्षा में मिल सकता है, जो कि 8 नंबर में पूछा जाएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप थोड़ी सी समझ बूझ के साथ प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम में आप अगर देने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो फिर आपने गलती की है। अच्छा, ये क्वेश्चन log sin x dx और log cos x dx, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे ये सोल्यूशन किया है मैंने डिट्टो वही क्वेश्चन रहेगा। बस चेंज यहाँ पर ये है कि ये log sin x की स्टार्टिंग log cos x से होगी, ये log sin x पे जब मैंने प्रगुण अप्लाई किया तो ये log cos x बन गया, वो log sin x बन जाएगा, और जब समीकरण 1, 2 को जोड़ेंगे तो यही चीज मिलेगी, और फिर पूरा क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे ये मैंने किया है। क्लियर रहेगा। तो इस क्वेश्चन को पहले आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद ठीक ठाक तरीके से लगा लीजिए। स्टेप्स ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट पोर्शन है, ये सेकंड पोर्शन है, ये थर्ड पोर्शन है, और ये लास्ट में फोर्थ पोर्शन है, और ये हमारा फाइनल में आंसर है। कभी कभार प्रूविंग को लेकर भी क्वेश्चन आता है कि i बराबर 0 से π/2 log sin x dx, प्रूव करके दिखाइए कि इसका आंसर -π/2 log 2 होगा। हमारे पास दे रखा है i बराबर -5 से 5 mod x plus 2 dx, मतलब कि इसका समाकलन करके आंसर निकालना है। तो भैया जैसे मैंने कि क्वेश्चन में देखा मॉड फंक्शन दे रखा है। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्रगुण के क्वेश्चन में जो मॉड से रिलेटेड प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अलग दे रखी है, और मॉड से रिलेटेड प्रगुण मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया कि अगर आपके पास कहीं a से b मॉड fx dx दे रखा है, तो ये जो लिमिट आपकी दे रखी a से b, ये आपके दो पार्ट्स में टूट जाती है, यानी पहला पार्ट a to c बन जाएगा और दूसरा पार्ट c to b बन जाएगा fx dx के साथ। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये पहला पार्ट जो होगा वो निगेटिव और दूसरा पार्ट जो होगा वो पॉजिटिव ब्रेक होगा। क्लियर रहेगा। ठीक है सर, ये c की वैल्यू कैसे आती है? बेटा c की वैल्यू हम इस फंक्शन को 0 के बराबर मानते हैं, फिर फंक्शन का गुणनखंड करते हैं, जैसे कि fx बराबर यहाँ पर x plus 2 दे रखा है, इसको हम 0 मानेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे जो कि c का मान होगा। क्लियर रहेगा। अगर आपके पास एक रैखिक समीकरण है तो x का मान निकालना आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा, लेकिन द्विघात समीकरण है तो वहां पे x के दो मान निकल के आएंगे और लिमिट आपकी दो तरीके से टूटेगी। क्लियर रहेगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है वो दिया हुआ है i बराबर -5 से 5 मॉड x plus 2 dx। जो भी फंक्शन होगा उसको हम मान लेंगे माना,
जो भी फंक्शन है उसको मानेंगे। x प्लस टू को हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। x प्लस टू को जीरो मानेंगे। भैया x प्लस टू को जैसे जीरो मानेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यानी c का मान जो आया, जो यहाँ पर c है ना, ये c, इसका मान क्या हो गया, -2 हो गया। अब इसी c के बिहाफ पे हम लिमिट को तोड़ लेंगे, क्योंकि अगर बात करें तो जो संख्या रेखा होती है -5 से 5, जो लिमिट हमारे पास दे रखी थी, उसी के बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा -2। यानी जो लिमिट अभी -5 से 5 थी, वो लिमिट अब -5 से 2 और 2 -2 से 5 हो जाएगी। यानी कि फंक्शन आपका जो दिया हुआ था i बराबर ये जो दे रखा था -5 से 5 मॉड x प्लस 2 dx, ये आपका ब्रेक हो जाएगा माइनस, क्योंकि पहली लिमिट जो होती है वो माइनस होती है, तो ये भी माइनस में आ जाएगी। और है कितनी, -5 से -2, तो -5 से -2 फंक्शन क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 dx, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 dx। क्लियर रहेगा। साथ में प्लस ये दूसरी लिमिट जो टूटेगी -5 से -2, तो ये -5 से 5 टूटेगी और ये आ जाएगा x प्लस 2 और साथ में dx। क्लियर रहेगा। तो दो लिमिट हमारे पास निकल कर आ गई। क्लियर, ठीक है भाई। अब इन दोनों फंक्शन को अलग अलग हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, और जो कैलकुलेशन आएगी उसको कैलकुलेट करेंगे, फाइनल आंसर हमारे पास i का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर रहेगा। अब देखो भैया, जो हमारे पास यहाँ पे समाकलन करने को दे रखा है, क्या दिया हुआ है, x प्लस 2। तो पहले हम x का समाकलन करेंगे। x का समाकलन, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, माइनस पहले दे रखा है, तो इस माइनस का ध्यान जरूर रखेंगे। इस माइनस को सबसे पहले अप्लाई करेंगे, माइनस। क्लियर। और x प्लस 2 का जब मैं समाकलन करूंगा तो भैया x का समाकलन हो जाएगा x² 2 और 2 का समाकलन हो जाएगा 2x। जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि 1 का समाकलन x होता है और 2 का समाकलन 2x हो जाता है। तो x का समाकलन x² 2 हो जाएगा और 2 का समाकलन 2x हो जाएगा, जिसपे सीमा क्या लगने वाली है, -5 से -2। साथ में क्या है, प्लस, और आगे वाले फंक्शन x प्लस 2 को फिर से समाकलन करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा हमारे पास x² 2 और साथ में क्या आ जाएगा 2x। क्लियर रहेगा। और इस पर सीमा क्या लगेगी, -2 से 5। मैंने पहला काम क्या किया, लिमिट को तोड़ लिया। दूसरा काम क्या किया है, समाकलन कर लिया। अब तीसरा काम, समाकलन में इस दी गई सीमा के मान को रखना। तो पहले -2 रखेंगे, फिर -5, फिर 5 रखेंगे और फिर -2। पहले अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा माइनस एज इट इज रहेगा। पहले हम -2 अप्लाई करेंगे तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी कि ये एज इट इज x की जगह -2 रख लेंगे। ये अपर लिमिट अप्लाई कर ली, माइनस। अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी जहां जहां पे x है वहां पे क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। क्लियर रहेगा। तो -5 रख लेंगे, ये आ गया। भैया पहले मैंने इस सेक्शन में क्या किया, अपर लिमिट, फिर लास्ट वाले सेक्शन में लोअर लिमिट, और बीच में क्या लगाया, माइनस। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, पहले 5 रखेंगे और फिर -2, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बटे 2 प्लस में 2 गुणे कितना हो जाएगा, 5। क्लियर रहेगा। ठीक है। फिर बाद में हम क्या अप्लाई करेंगे, माइनस आता है अपर लिमिट के बाद माइनस, और फिर -2 रखना, तो ये -2 का स्क्वायर बटे 2 और प्लस में आ जाएगा 2 गुणे -2। क्लियर रहने वाला। ठीक है। पहले छोटे ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, फिर ठीक रहेगा भाई। सबसे पहले मैंने समाकलन किया, समाकलन करने के बाद मैंने क्या कर लिया है, लिमिट अप्लाई कर ली है। अब लिमिट अप्लाई करने के बाद जहां जहां पर स्क्वायर और ये छोटे छोटे जो मल्टीपल्स दे रखे हैं, ये छोटे छोटे मल्टीपल्स, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो भी माइनस प्लस होने वाला है उसको माइनस प्लस कर लेंगे। क्लियर रहेगा। तो भैया ये देखो, ये माइनस एज इट इज रहेगा, इसको नहीं करना है, छोटे ब्रैकेट से हटाने, पहले स्क्वायर और छोटी कैलकुलेशन। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/2, और ये प्लस है, -2 को 2 से गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर आगे माइनस लगा हुआ एज इट इज नोट कर लेंगे। -5 का स्क्वायर बेटा 25/2 हो जाएगा 1, और 2 को -5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया। क्लियर। साथ में इसको भी आगे हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25/2, और ये 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर रहेगा। ठीक है। माइनस ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/2, और माइनस में कितना हो गया, 2 दूनी 4। क्लियर रहेगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4। अब मैंने छोटे छोटे जो स्क्वायर्स दे रखे थे और छोटे छोटे जो मल्टीपल्स दे रखे थे उनको मैंने कर लिया। अब अगला काम क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट्स को पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद में बड़े ब्रैकेट्स को हल करेंगे और फिर लास्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस, पहले छोटे ब्रैकेट को हल करें तो आगे वाले का चिन्ह बदलने वाले नहीं, तो एज इट इज रहेगा। लेकिन ये माइनस जो छोटे ब्रैकेट के चिन्हों को बदलेगा, यानी ये माइनस का 25/2
और ये माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। क्लियर? साथ में आगे बढ़ेंगे भैया तो ये आ जाएगा, छोटे ब्रैकेट को फिर से ओपन करेंगे तो 25/2 ही रहेगा, ये 10 ही रहेगा। लेकिन फिर से ये जो माइनस बीच में दे रखा है ना, छोटे वाले ब्रैकेट के चिन्ह बदल देगा, यानी ये माइनस का 4/2 कर देगा और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। क्लियर रहेगा? अब ध्यान दो, पहले छोटे छोटे ब्रैकेट को मैंने हल कर लिया तो हमारे पास ये आ गया। अब इन दो बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे, इसके आगे माइनस लगा हुआ यानी इसके चिन्ह बदल जाएंगे और यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो जहां पे चिन्ह बदलने वाले हैं वहां पे चिन्ह बदल देंगे। ये माइनस का 4/2, माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस का 25/2। भैया प्लस का 25/2 क्यों हो गया? क्योंकि बेटा ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस का 25/2 आ जाएगा। फिर ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। आगे ठीक ऐसे इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 25/2 प्लस का 10 माइनस का 4/2 और प्लस का 4 हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दो, यहां पर ये -10 दे रखा है और ये +10 दे रखा है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और देखो ध्यान से, ये माइनस का 4/2, ये माइनस का 4/2, माइनस के 4/2 में माइनस का 4/2 जोड़ेंगे तो भैया माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर? ये प्लस का 4 ऑलरेडी दे रखा है, नोट कर लेंगे। ठीक जैसे -4/2 में -4/2 को ऐड किया, -4 आया, वैसे ही 25/2 में 25/2 को जोड़ेंगे तो बेटा 25 आ जाएगा। क्यों सर, ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि ये 25/2 यानी 25 का आधा और 25/2 यानी 25 का आधा, और जो जब 25 के आधे आधे भागों को जोड़ेंगे तो 25 का एक पूरा भाग बनेगा, यानी कि 25 बन जाएगा। और साथ में यहां से +4 लिखा हुआ था, इसको एज इट इज नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ -10 +10 एक दूसरे से कैंसिल हो गए, वैसे -4 +4 भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और ये 25 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 29। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा था I बराबर -5 से 5 mod x + 2 dx, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 29 आ गई। कितनी आ गई, 29 आ गई। तो मॉड वाले क्वेश्चन जब भी आपके पास आएंगे तो कुल मिला के इस तरीके से होने वाले हैं। क्लियर रहेगा? ठीक है।